मई 2018 में जब नई दिल्ली में मेरी किताब स्पाई क्रॉनिकल्स लॉन्च हुई तो इसकी इशाअत पर होने वाले एक मजाकरे को खुसूसी हैसियत हासिल हो गई। स्टेज पर एक साबिक भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह और भारत ही के एक साबिक नायब सदर हामिद अंसारी मौजूद थे। इस मौके पर बातचीत करने वालों में मकबूजा जम्मू और कश्मीर के साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के अलावा रिटायर्ड वजरा, इंटेलिजेंस सरबराहान और एक अदद साबिक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी शामिल थे। सिक्योरिटी हिकमत अमली के हवाले से ये भारत के चंद बेहतरीन दिमाग थे और यहां इस बात पर इत्तफाक था कि भारत को कश्मीर का मसला पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर हल करना चाहिए। ताहम ये पुरुम्मीद लम्हा यकयक यहां उठने वाली बेहंगाम आवाजों के शोर में दब गया। इस शोर की वजूहात मुझे कुछ अरसे बाद समझ में आई। मैं हैरान होता था कि जीएचक्यू की तरफ से करवाए गए प्रोग्राम्स में मेरी किताब के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश किया जा रहा था। मेरे ऊपर कौमी राज अफशा करने जैसे इल्जामात की बौछार हो रही थी और इसके लिए किताब से कोई हवाला तक पेश नहीं किया जा रहा था। बिलखसूस कुछ लोग मेरे पीछे क्यों पड़े थे, इसकी कोई कानूनी तौजीह पेश नहीं की जा रही थी। लेकिन चंद माह बाद कम अज कम एक वजह तो वाजे होना शुरू हो गई। यह वजह सुप्रीम कोर्ट में चलने वाला असगर खान केस था, जिसमें जनरल असलम बेग और मुझ समेत कई लोग नामजद थे। जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ बने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर कायल कर दिया कि जनरल बेग और मेरे हवाले से इस केस को जीएचक्यू मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि हम दोनों पाकिस्तानी फौज में काम कर चुके थे। 2018 के आखिर में 2 माह तक मुझ पर जोर डाला गया कि इस केस में जनरल बेग की शमूलियत साबित करूं। जो चीजें पहले से रिकॉर्ड पर मौजूद थी मैंने वो बता दी, लेकिन कुछ मालूमात उस वक्त के लिए रोक रखी कि जब जनरल बेग को भी जरा के लिए बुलाया जाएगा, जो कि दरअसल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पहले जवाबदेहिंदा थे। मगर इन्हें बुलाया ही नहीं गया और इस केस पर पिछले 2 साल से कोई पेशरफ्त नहीं हुई। यह बात समझ में भी आती है क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल बेग दोनों एक ही यूनिट से ताल्लुक रखते थे, यानी 16 बलोच। इससे यह भी वाज़ेह हो गया कि जनरल बाजवा के आर्मी चीफ बनने के फौरन बाद ही मुझे जासूसों ने तंग करना क्यों शुरू कर दिया था। यह तो स्पाई क्रॉनिकल्स के शाया होने से भी बहुत पहले की बात है। मुझे मुख्तलिफ इवेंट्स में शिरकत करने के लिए जाना होता, जिनमें माजी में हमेशा शिरकत किया करता था, तो मुझे इसके लिए सिक्योरिटी क्लियरेंस से इनकार कर दिया जाने लगा। यहां तक कि जनरल महमूद दुरानी को भी रोका जाने लगा। वो बाद में ये कंफ्यूजन दूर हो गई कि महमूद दुरानी और असद दुरानी दो अलग अलग अफराद हैं। पिछले हफ्ते जब डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल ने मुझ पर रॉ के साथ मरासिम रखने के इल्जामात लगाए और असगर खान केस का बिला वजह हवाला दिया, तो मुझे इस पर कोई हैरानी नहीं हुई कि वो अपनी तरह के दीगर अफराद की तरह हकायक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे थे। इसके साथ मैं ये भी समझता हूं कि बलोच रेजिमेंट से ही ताल्लुक रखने वाले एक और आर्मी चीफ से मुतालिक एक वाकया भी शायद मेरे साथ होने वाली ज्यादतियों में अहम किरदार रखता है। जनरल अशफाक परवेज कियानी उस वक्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे जब उसामा बिन लादेन का वाकया पेश आया। मेरे अंदाजे के मुताबिक, जो कि कुछ मेरे इदारे के हक में जाता था, यह ऑपरेशन अंदर की इतला के बगैर मुमकिन नहीं था और मुझे लगता था कि पाकिस्तान ने अमेरिका से इसके बदले कुछ मराहत भी हासिल की होंगी। जनरल कियानी को मेरी यह राय बहुत नागवार गुजरी थी। इसके अलावा यह हकीकत भी मेरे अंदाजे को दुरुस्त साबित करती थी कि एबटाबाद में उस घर को जाने वाले तमाम रास्ते अमरीकी कमांडोज के ऑपरेशन से एक रोज पहले ही बंद कर दिए गए थे। बहुत से तफ्तीशकारों का भी यही अंदाजा था जो मैंने लगाया। मेरे साबिका इदारे में बहुत से अच्छे लोग भी यकीनन मौजूद हैं जो कि इन सारे मामलात को जानते हैं और उन्होंने मामलात को ठीक करने के लिए अपने अपने अंदाज में कोशिशें भी की। लेकिन जैसा कि ज्यादातर होता है, सख्त गिर मुखालिफिन ने ना सिर्फ ऐसी तमाम कोशिशों को नाकाम बनाया है बल्कि सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया है। राज अफशा करने के इल्जाम के पीछे कभी कोई सबूत मौजूद ही नहीं था, लेकिन इनके वकला बार बार इस मामले को अदालत में उठाते रहते हैं। इनके पास मेरे रॉ से ताल्लुकात के बारे में कोई मामूली सा सबूत भी होता तो ये कब की कयामत ढा चुके होते।